हेलो बच्चों, कैसे हैं। यूसीआई कराला लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी की अगली क्लास करेंगे, जिसमें ये आपका रूट सिस्टम या शूट सिस्टम या जिसे हम प्लांट मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है। देखो, आपको यहाँ दिख रही है, रूट्स दिख रही है। और रूट्स भी कितने टाइप्स की होती है, सूट कितने टाइप्स का होता है, सारी चीजों का डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि एक बीज का जब अंकुरण होता है, जब किसी बीज का अंकुरण होता है, इसको जमीन में ऐसे दबा दिया जाता है, इसके आसपास मॉइस्चर या नमी आती है, तो ये एक भाग ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। जो भाग नीचे जाता है उसको हम शुरू में क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल या इसको हम मूलांकुर कहते हैं। और जो भाग जो है आपका ऊपर की तरफ जाता है उसको हम सूट कहते हैं। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। सूट कहते हैं या इसे प्रांकुर कहते हैं। तो आप इसको समझो, यहाँ पर ये सूट हो गया। सूट में क्या क्या चीजें होती हैं उसको आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है। तो सूट की जगह आप क्या समझोगे कि सूट में क्या क्या आते हैं। तो सूट में आता है बेटा हमारा स्टेम आता है, लीव्स आता है, और आपके फ्लावर्स आते हैं। तो तीन चीजें हमारे जो है सूट सिस्टम में आती है। लेकिन सूट ये पहले नहीं बनता है, बीज के अंकुरण के ठीक बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर। तो प्रांकुर को अंग्रेजी में हम प्लूम्यूल कहते हैं, हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। ठीक है। तो प्रांकुर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। यही मूलांकुर बाद में क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो नीचे जो स्ट्रक्चर जाता है उसको हम रेडिकल, और रेडिकल के बाद फिर क्या हो जाता है, ये रूट बन जाता है। इसी रूट में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, इसलिए इसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी प्लांट में कितने सिस्टम होते हैं उसकी मार्फोलॉजी में, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में समझ में आ गया। शूट सिस्टम में आपका स्टेम आता है, तना आता है, पत्ती आती है, और फ्लावर्स आते हैं या पुष्प आते हैं। ठीक है। तो तीन भाग आते हैं इसमें। रूट सिस्टम में पूरा रूट आता है, रूट जमीन के नीचे होता है, शूट सिस्टम जमीन के ऊपर होता है। तो आप एक बार इस डायग्राम को देखें। जब कोई पौधा होता है, अगर उसका डेवलपमेंट या विकास होता है बीज से, तो इसमें एक प्राइमरी रूट बनती है। ये रूट जो है हमेशा नीचे की तरफ जाती है। उसके बाद उसके साइड में शाखाएं बढ़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स, या इसको बोलते हैं पार्श्व जड़ें। पार्श्व जड़ें जो होती हैं जो साइड में जाती हैं। ठीक है। फिर ये हमारा जमीन के ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, उसमें स्टेम आता है, लीव्स आते हैं, फ्लावर आते हैं। तो स्टेम, लीफ और फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। सूट सिस्टम या सूट बोलते हैं, SHOOT। ठीक है। तो उसमें एक और खास बात है कि इसमें देखो कलियां आ जाती हैं। कलियां क्या होती हैं, कलियां भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सिलरी बड, या ऑक्सिलरी बड होते हैं जैसे कोई एक शाखा इधर जा रहे है, वहीं से कोई दूसरी शाखा इधर निकलती है, तो यहाँ बीच में जो कलियां निकलती हैं, बीच में जो कलियां निकलती हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बड, या इसको अक्षस्था बोलते हैं, अक्षकली। और इसके ऊपर जो है आपकी जो है एक सबसे ऊपर होता है जहां पौधा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है लास्ट में, इसको बोलते हैं टर्मिनल बड। तो टर्मिनल बड सबसे ऊपर होते हैं। ऑक्सिलरी बड क्या होते हैं, दो शाखाओं के बीच में निकलती है, तो इसको हम ऑक्सिलरी बड बोलते हैं। एक चीज और आप देख रहे होंगे आप यहाँ पर, नोड और इंटरनोड। जैसे हमने अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, ये आपका टिश्यू वाले चैप्टर में। तो टिश्यू में ये बताया था कि आलू जो होता है, आलू क्या है, जमीन के नीचे जो रहता है, तो आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, स्टेम है। तना इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर नोड और इंटर नोड होता है। तो आप इस समझे थोड़ा, नोड और इंटर नोड क्या होता है। जैसे एक गन्ना है, गन्ना होता है, गन्ने में बीच में एक गांठ होती है, यहाँ गांठ है, बीच में गांठ है, यहाँ फिर गांठ है, और इसके बीच देखो ये लंबा वाला पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनोड। ये हमारा है इंटरनोड।
और ये जो गांठ वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं नोड। तो फिर इंटर नोड आ जाएगा और फिर नोड आ जाएगा, तो इंटर नोड और फिर ये क्या आ गया, फिर नोड आ गया। तो अगर किसी भी पेड़ में, किसी भी वृक्ष में अगर इस तरीके का सिस्टम है तो उसको बोलते हैं नोड और इंटर नोड। देखिए ये है आपका नोड, फिर यहाँ है नोड, और इसके इसके बीच में क्या है, ये इंटर नोड है। तो इसलिए ये पूरा हमारा क्या है, स्टेम है, तना है। तो आलू में भी ऐसे ही होता है। आलू देखें, अगर आलू हमारा ऐसे ध्यान से देखेंगे तो आलू में बीच बीच में क्या होती है, इस तरीके की कलियां पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं आई बोलते हैं, या आंख, या अकुआ बोलते हैं। तो अकुआ जो है बीच बीच में होता है यहाँ पर। तो ये जहां अकुआ है इसको बोलते हैं नोड, ये अखुआ आई है इसको बोलते हैं नोड, और इसके इसके बीच वाले भाग को बोलते हैं इंटर नोड। तो इस तरीके से आलू जो है हमारा जड़ नहीं है, आलू क्या है, एक प्रकार का स्टेम है या तना है। तो तनों की पहचान के लिए क्या खास बात होती है, क्या कैसे क्या पहचानेंगे, तो उसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आलू में भी यही होता है। अदरक, अदरक में भी ऐसे ही होता है। अदरक अगर आप देखोगे इस तरीके के ऐसे बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आलू में, अदरक में भी आपका नोड और इंटर नोड होते हैं। देखिए बीच बीच में यहाँ से कलियां निकल आती हैं, इसको जमीन के नीचे ऐसे दबाने पर तो इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर कलियां निकल आएंगी, यहाँ कलियां निकल आएंगी, और ये जो कलियां निकलती हैं उसको बोलते हैं नोड, इसको भी बोलेंगे नोड, और इसके बीच वाले को क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, तो आपको नोड और इंटर नोड बात समझ में आ गई होगी। तो नोड और इंटर नोड जहां होता है उसी को हम स्टेम या तना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी पेड़ की बाहरी संरचना। अब इस संरचना में कई भाग होते हैं, जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है। तो इसी को पढ़ने के लिए विज्ञान में एक शाखा बनाई गई है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी शब्द जो है मॉर्फोस से आया है। मॉर्फोस का मतलब होता है किसी की बाहरी शक्ल को देखकर उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करना, अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। तो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़ेंगे रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीव्स पढ़ेंगे और फ्लावर्स पढ़ेंगे। चार चीजों के बारे में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो ये एनिमल में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो अभी हम रूट्स लेके चल रहे हैं। रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स के टाइप्स कितने होते हैं, रूट्स का मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है, मतलब ये अपने रूप में परिवर्तन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। तो टाइप्स ऑफ रूट्स में देखते हैं कि कितने टाइप्स के रूट्स होती हैं। ये देखिए, तो जड़ें मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, एक तो देखे रूट आपको यहाँ पर कई तरीके के दिख रहे होंगे। एक आता है हमारा टैप रूट, इसको बोलते हैं हम मूसला जड़। मूसला जड़ जो होते हैं वो लंबे जड़ होते हैं, लंबे होते हैं और जमीन में गहराई की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं। दूसरे होते हैं एडवेंटिटियस रूट होते हैं, जो कि बहुत गहराई में नहीं जाते हैं। इस एडवेंटिटियस रूट को हम बोलते हैं छकड़ा जड़। तो झकड़ा जल जो है रियल वाली रूट्स नहीं है, मतलब रूट तो है लेकिन प्राइमरी रूट नहीं है। देखो आप यहाँ पर टैप रूट या मूसला जड़, ये जड़ है नीचे की तरफ, देखो गहराई में जमीन के नीचे जाएगा। और दूसरा ये जड़ है, देखो यहाँ पर रूट हेयर से निकले हुए हैं। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि जमीन में जो चीजें जाती हैं क्या सारी के सारी जड़ होते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि जड़ जो है 90 डिग्री, 90 कोण बनाते हुए जमीन के नीचे जाती है। और कुछ जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं, कुछ जड़ कुछ गहराई में जाने के बाद क्या होते हैं, फैल जाती हैं। तो ये हो गया टैप रूट। टैप रूट में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो पहले इसको देखते हैं फिर हम इसको देखते हैं। तो ये एडवेंटिटियस रूट है, ये भी कई टाइप्स के होते हैं लेकिन ये मेन रूट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पुदीना, पुदीना को देखते हैं, पुदीना पुदीना जमीन पे ऐसे चलता रहता है।
लेकिन कुछ समय के बाद जगह जगह पर वहां पर जड़ें निकल आती हैं, ये देखो। तो ये मेन रूट्स नहीं होती है, इसी को बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट या इसे झकड़ा जड़ बोलते हैं। तो मेन पौधे में ना हो करके उसकी किसी शाखा में जो है जड़ निकल आता है, और इस तरीके से वो पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो झकड़े जड़ में सबसे फेमस और जो मेन जड़ है वो क्या है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट को हम बोलते हैं रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ बोलते हैं इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जमीन के नीचे आया, ये जमीन के नीचे आया है, देखो एकदम पूरा एक गुच्छा बन गया है, इसका बंच बन गया है, और ये पूरा का पूरा ऐसे फैल गया है। तो इसको बोलते हैं फाइब्रस या रेशेदार जड़। दूसरा है फोलियर। फोलियर मतलब ये एक पत्ती है, इस पत्ती को बोला जाता है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम जो है एक तरीके की क्या है, पत्ती है। उसको जमीन के नीचे जब दबा देते हैं, तो जमीन के नीचे दबाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर छोटी 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 जड़ें आ जाती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी बीज का अंकुरण होगा तभी जड़ आएगी, किसी दूसरे भाग, पौधे के दूसरे भाग को जमीन में दबा देने से उसमें अगर नई नई जड़ें आ जाती हैं, तो ये फोलियर बोला जाता है, क्योंकि ये किसी पत्ती को जमीन में दबाने से आया है। और उस पत्ती का नाम क्या है, ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम नाम की पत्ती है, जिससे पत्तियों को जमीन में दबाने से उसकी जड़ें विकसित हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये हमारा तीसरा आता है, जिसको बोलते हैं ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। ये आप देख रहे होंगे किसकी जड़ लग रही है, ऐसी जड़ें जो है आपको मक्का में देखने को मिलता है। मक्का या मेज, मक्के में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे मक्का का पौधा या गन्ने का पौधा आपने देखा होगा, तो यहाँ पर इसको देखें आप, जैसे ये तो हो गई आपकी मेन रूट, जमीन में जाते हैं ऐसे फैल जाएंगे ऐसे। उसके बाद बीच बीच में जगह जगह पर यहाँ पर गांठ होते हैं, नोड। तो यहाँ से भी ये जड़ें ऐसे निकल आती हैं ऐसे। और यहाँ पर मिट्टी होती है, इस मिट्टी में क्या होती है, धंस जाती है, जिससे क्या होता है, पौधा लंबा होता जाता है, और ये जड़ें क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। लेकिन बगल वाली जो जड़ें होती हैं, जमीन में आ करके इसको क्या करती हैं, सपोर्ट देती है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए देखे यहाँ पर, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए साइड में लग जाती है, ताकि पौधा हवा आंधी तूफान में गिरे ना। अगर ये गिर जाएगा पौधा, तो फिर उसकी पूरी फसल क्या होगी, खराब हो जाएगी। फिर यहाँ से भी निकलते हैं ऐसे जड़ें। अब ये कोशिश करती हैं कि जमीन के नीचे पहुंच जाए, लेकिन कभी कभी होते हैं हवा में ही रह जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर वाली जो गांठ होती है, यहाँ वाली जड़ें क्या होती हैं, जमीन में आके ऐसे धंस जाती हैं। तो उसको बोलते हैं ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। और ऐसी जड़ें किसमें मिलती हैं, मक्का में मिलती हैं। मक्का में मिलती हैं, ज्वार में मिलती हैं, बाजरा, बाजरे में भी ऐसी जड़ें पाई जाती हैं। और गन्ना, गन्ना या शुगर केन, उसमें भी ऐसी जड़ें मिलती हैं। तो अगर कैसा कहता है कि एडवेंटिटियस रूट के एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है आपके एडवेंटिटियस रूट की जड़ें हैं, जो मेन जड़ नहीं होती। मेन जड़ तो यहाँ नीचे है, जो कि बीज के अंकुरण होने के बाद निकला है। उसके बाद ये जो साइड साइड से टहनियों से या शाखाओं से जड़ें निकलते हैं, उसको बोलते हैं एडवेंटिटियस या झकड़ा जड़ बोलते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देखें कि रेशेदार जड़ कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो रेशेदार जड़ जो है आपका वीट में मिलता है, वेट में, वेट में मिलता है, गेहूं में मिलता है, राइस में मिलता है, चावल में। और जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ज्यादातर उसमें ऐसे जड़ें मिलती हैं। ग्रास या जो घास होती है, या वीड्स या खरपतवार, जो खेतों में खरपतवार आ जाते हैं, उनमें इस तरीके की जड़ पाई जाती हैं, फाइब्रस रूट्स। तो गेहूं, चावल, इस तरीके की जो फसलें हैं, या जितने खरपतवार है, जितनी घास होती है, वहां ज्यादातर फाइब्रस या रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ जड़ें होती हैं जो समय के हिसाब से अपने रूप में बदलाव कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या रूपांतरण। तो ये बोलते हैं इसको जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण। ठीक है,
तो समय के हिसाब से वातावरण में कोई परिवर्तन होगा तो उसके हिसाब से ये अपने रूप को बदल लेती हैं। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जड़ों का रूपांतरण। तो आप देख रहे होंगे ये जड़ें शुरू में इस तरह नहीं होती हैं, लेकिन बाद में ऐसे हो जाती है। ये लिखा है फ्यूजिफॉर्म, फिर दूसरा लिखा है नेपिफॉर्म, तीसरा लिखा है कोनिकल और चौथा लिखा है ट्यूबरस। तो आप पहचान सकते हैं किसकी किसकी जड़ें हैं ये। तो ये नेपिफॉर्म है, ये होते हैं सलजम की। सलजम में इस तरीके के जड़ पड़ते हैं, सलजम। इसको बोलते हैं टर्निप, टर्निप मतलब सलजम होता है। ये ऊपर देखो ऐसे बहुत मांसल होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं देखो ऐसा टेप जैसा बन जाता है, टेप जैसा बन गया देखो ऐसे, और फिर नीचे की तरफ चली जाती है। तो सलजम में टर्निप टाइप की या नेपिफॉर्म टाइप के रूट्स पाई जाती हैं। इसमें भरा क्या होता है, इसमें भर जाता है स्टार्च। जो हम लोग सलजम खाते हैं वो स्टार्च होता है, उसको उसको हम मंड बोलते हैं, और ये हमें क्या देता है, भोजन देता है। कोनिकल, कोनिकल मतलब ये होता है कोन शेप हो जाते हैं, कोन शेप हो जाते हैं। ऐसी जड़ें किस में मिलती हैं, कैरेट में मिलती हैं, कैरेट या गाजर में मिलती हैं। तो गाजर में जो जड़ें मिलती हैं वो कोनिकल रूट्स होती हैं। तो ये आप देखें यहाँ पर, यहाँ ऊपर थोड़ा सा ऐसा सा पॉइंटेड, मतलब बहुत मोटा हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं धीरे 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 टेप जैसा हो जाता है, और ये जो है आपका इस तरीके से हो जाता है। तो ये किस में मिलता है, कॉनिकल टाइप, गाजर में मिलता है या कैरेट में मिलता है। ठीक है। ट्यूबरस, ट्यूबरस में आप देखते हैं ये, इसका मॉडिफिकेशन अलग टाइप का है। आपने शकरकंद का नाम सुना होगा, शकरकंद में इस तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। तो इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, या इसको बोलते हैं शकरकंद। शकरकंद में इस तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जो जमीन के नीचे होते हैं, जड़ें होती हैं। तो ये फ्यूजिफॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म होता है आपका मूली में, मूली, इसको हम बोलते हैं रेडिश टाइप। क्या बोलते हैं, रेडिश टाइप या मूली, रेडिश टाइप या मूली में इस तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। तो ऐसी जड़ें जो अपने रूप में परिवर्तन कर ले समय के हिसाब से, और ये भंडारण के लिए होता है। ये जड़ें जो अपने आप को रूपांतरित करते हैं वो भंडारण के लिए होता है या स्टोरेज के लिए होता है, ताकि कभी अगर इनको पानी न मिले, भोजन न मिले तो इनके शरीर में कोई दिक्कत ना आए। तो इनका मेन काम क्या होता है, भंडारण के लिए होता है, अपने अंदर खाने को स्टोर करने के लिए अपनी जड़ों को भंडारित कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको इधर समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। कुछ और जड़ें हम आपकी बात करते हैं, जैसे बरगद के पेड़ में देखा होगा आपने, बरगद के पेड़ में कुछ ऐसे जड़ें लटकती रहती हैं। वो जड़ें जो है क्या काम करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो बरगद वाली जो जड़ें होती हैं वो जड़ें का काम कुछ और है। जैसे एक और यहाँ पर देखिए, ये मॉडिफिकेशन है रूट्स का, टैप रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो एक आपको जड़ और बताते हैं जिसे बोलते हैं, ये वाला देख लो, ये लिखा है निमेटोफोर। इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, PNEUMATOPHORE। निमेटोफोर को हम रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं या सांस लेने वाली जड़ें बोलते हैं। आप सोचेंगे सांस लेने वाली जड़ें कौन है, रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें। ठीक है। तो इसलिए इसको हम श्वसन मूल बोलते हैं, श्वसन, श्वसन मूल। ये आप जड़ देख रहे हैं, ये पेड़ है आपका, इसको बोलते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा जो पेड़ होता है वो थोड़ा दलदल में मिलता है, राइजोफोरा दलदल में मिलता है। दलदल मतलब जो मार्स मार्स एरिया होता है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दलदल पाया जाता है, और वहां पर एक फॉरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पौधे पाए जाते हैं, और ऐसे पौधे दलदल में होते हैं, इसका मतलब वहां मिट्टी नहीं होती, वहां नीचे कीचड़ होता है। तो कीचड़ में खास बात क्या होती है, पेड़ तो ऊपर होता है और पेड़ कीचड़ में होते हैं। उनकी जड़ें देख रहे हैं आप, ये जड़ें जो है जमीन के बाहर ऐसे निकल आती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है दलदल में। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जड़ें जमीन से बाहर निकल आते हैं, उसका एक दूसरा रूप ये दिखाया गया। अब इसमें ये जड़ें आ गई ऐसे, लेकिन ये जो जड़ें हैं देखो मॉडिफाइड होकर के ऊपर आ गई। अब ऊपर क्या करते हैं, बाहर वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ले लेंगे, इसके अंदर से क्या निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो पौधे को ऑक्सीजन देने के लिए ये जड़ें अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं, अपने रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन मूल। तो ऐसी जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधे पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, या जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, या दलदल जिसे बोलते हैं। तो दलदल में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें इस तरीके की जड़ें पाई जाती हैं। और ऐसे पेड़ का नाम क्या है, ऐसे पेड़ का नाम है राइजोफोरा, और इसी को हम बोलते हैं सुंदरी। क्या बोलते हैं, सुंदरी पेड़ का नाम है। और ये पेड़ वृक्ष बहुत ज्यादा जहां पर है उसे बोलते हैं सुंदरबन। तो सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। वहीं पर एक डेल्टा है जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये वाली जो जड़ें हैं बहुत खास टाइप की जड़ें हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो आपने देख ही लिया। तो सांस लेने वाली जड़ें भी एक टाइप की क्या है, जड़ें हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं इसमें जड़ों के मॉडिफिकेशन में, ठीक है। कि जड़ें काम कैसे करते हैं ये तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाद में, लेकिन आप इसमें देखो कुछ और जड़ें हैं, जैसे बरगद, बरगद के पेड़ में जड़ें पाई जाती हैं। ये जैसे मान लो बरगद का पेड़ है, तो ये बरगद का विशाल का पेड़ होता है ऐसे, यहां से कुछ जड़ें ऐसे लटकती रहती हैं ऐसे, ये जड़ें जो है जमीन में लटकती रहती हैं। और इस जड़ों की खास बात क्या होती है, ऐसे लटकती रहती हैं। तो ये जड़ें क्या करती हैं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ये रिसीव कर लेती है। तो नमी को रिसीव कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, वायुमंडल में बाहर निकाल देती हैं। तो O2 लेकर के CO2 निकालते हैं। इस तरीके का काम जो है बरगद के पेड़ में पाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट पाए जाते हैं। तो ये जड़ें जो है भी उस खास टाइप के होते हैं, और प्लस पेड़ को बैलेंस भी प्रदान करते हैं, संतुलन भी प्रदान करने का काम करते हैं। तो एक दो सवालों के नाम बताना है कि पौधे जो है, पौधों में जो जड़ें पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं ज्वार, बाजरा, जौ, उनमें किस टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। तो यहां पर आप नोट करके लिखो, आप यहां पर लिखोगे मक्का, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें किस तरीके के रूट्स होते हैं, तो इनमें होते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, या इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं जटा जड़। जटा का मतलब होता है जैसे बाल होता है नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसलिए जटा जड़ बोलते हैं, ठीक। बरगद, बरगद में किस तरीके की जड़ें होती हैं, तो बरगद में जो जड़ होती है वो बोलते हैं उसे प्रॉप रूट, प्रॉप रूट। इसके पहले हमने देखा था वहां बरगद में लिख दिया प्रॉप स्टिल्ट रूट, वो नहीं सही है, ये वाला सही है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्टिल्ट रूट जो है आपका इसमें पाई जाती हैं, और प्रॉप रूट जो है बरगद में पाई जाती हैं। तो ये दोनों जड़ें क्या हैं, जड़ों का एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। तो आप इसको ध्यान देंगे
तो ऐसे सवाल आते हैं कि किस में किस टाइप की जड़ें पाई जाती हैं और उसका मॉडिफिकेशन क्या है। देखिए, फिर अब इसमें आगे देखते हैं कि जड़ की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी खास बात क्या होती है, मतलब किस भाग को देख करके आप जड़ कहोगे। तो इसके लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, जड़ों की विशेषताएं। तो जड़ों की विशेषताएं क्या है, तो इसकी कुछ बातें हैं, उसको हमने लिखना है यहाँ पर। जड़ों की विशेषताएं। तो पहली खास बात यह है कि जड़ हमेशा जमीन के नीचे की तरफ जाती है। जड़ जो होती है, रूट, हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है, जमीन की ओर जाती है, जमीन की ओर जाती है। ठीक। अब देखिए, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। तो जड़ें भी नीचे की तरफ जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जब किसी वस्तु को जमीन के ऊपर फेंकते हैं, ऊपर देखते हैं, तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है जड़ें, मतलब हमेशा धनात्मक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब गुरुत्वानुवर्ती का मतलब होता है वो जमीन से नीचे की तरफ जाती हैं, ये है। तीसरी बात यह है, जड़ों में नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते, मतलब उसमें गांठें नहीं पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तने में, ये तना है, जैसे गन्ना है, मक्का है, तो बीच में यहाँ गांठ है, यहाँ से नोड है, यहाँ गांठ है तो यहाँ नोड है, बीच में ये क्या है, इंटर नोड है। तो जड़ों में नोड और इंटर नोड नहीं पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते। नोड एवं इंटर नोड नहीं पाए जाते। इंटर नोड समझ में आ गया, दो जो गांठ होती हैं यहाँ और यहाँ के बीच का जो है उसे इंटर नोड कहते हैं। तो जड़ों में इस तरीके की चीजें नहीं पाई जाती, नोड एवं इंटर नोड नहीं पाए जाते, नहीं पाई जाती, नोड और इंटर नोड नहीं पाई जाती। ठीक। चौथी बात यह है कि इसमें रूट कैप पाई जाती है, मतलब जड़ के बाहर, जड़ के बाहर जो है एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं रूट कैप पाई जाती है। देखिए, ये अगर मान लीजिए कोई जड़ है ऐसे, तो ये जो जड़ें होती हैं, जड़ों का सबसे जो आखिरी भाग है यहाँ पर, ये है, इसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप से क्या होता है, जड़ की सुरक्षा होती है। और जड़ जो है ना, हमेशा जमीन में ड्रिल करने का काम करता है, छेद करने का काम करता है, जिससे जमीन में होल करके नीचे की तरफ ऐसे छेद करते हुए निकल जाते हैं। तो इसका सबसे आखिरी वाला है, सबसे जो नुकीले भाग पर पाया जाता है उसे बोलते हैं रूट कैप। तो यहाँ पर रूट कैप पाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखना। जड़ें हमेशा क्या होती हैं, जमीन के नीचे की तरफ जाती हैं और क्या काम करते हैं, पानी एवं मिनरल्स, खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तो पांचवा पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि जड़ें जो है, जड़ें मिनरल्स, 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 खनिज एवं एवं जल, जल या वाटर का अवशोषण करती हैं, वाटर का अवशोषण करती हैं। मतलब पानी जमीन से लेते हैं और लेने के बाद पानी को ऊपर लेके जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि पानी कैसे लेके जाते हैं, पानी कैसे सोखते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा
जड़ जो है पानी को अवशोषित करते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बोलते हैं परासरण। तो परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, इसमें हम बिल्कुल समझेंगे और समझने के बाद ये देखेंगे कि जड़ें सिर्फ पानी को ही अंदर से बाहर में क्यों ले जाती है, मतलब मिट्टी के कण को क्यों अपने अंदर सोखती नहीं है। ठीक है, तो पानी जड़ें जो है किस विधि द्वारा पानी को जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, या हिंदी में क्या बोलते हैं, परासरण। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से, ये क्या चीज होती है। तो देखो परासरण क्या चीज होती है, कौन सी घटना है कि जिसको परासरण कहते हैं। तो परासरण में जैसे मान लो हमारे पास, ये हमारे पास एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है, दो बर्तन है, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट रखा है जैसे पानी रखा है, और दूसरे में कोई सोल्यूशन है या विलयन है। ठीक है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में कोई झिल्ली लगा दिया जाए, कोई मेम्ब्रेन लगा दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेबल मेम्ब्रेन या झिल्ली, ये क्या काम करेगा, इधर पानी की मात्रा ज्यादा है और ये पानी जो है इधर से इधर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। इसका इधर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ इसकी मात्रा कम है, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ये पानी क्या होगा, इधर से इस झिल्ली का नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम, इसके थ्रू पार करके इधर चला जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इधर मात्रा इसकी और इधर मात्रा इसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ना ये इधर जाएगा और ना ये इधर जाएगा। तो उस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम। तो पेड़ में पानी कैसे चढ़ता है, किस विधि द्वारा चढ़ता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन किसके थ्रू करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देता है, सबको नहीं जाने देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जैसा पेड़ है, अब ये पेड़ है, इस पेड़ में क्या है, रूट्स हैं, जड़ें हैं। तो ये जड़ें पानी कैसे सोखती है अंदर से धरती से, इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जैसे मान लो जड़ है, ये जड़ है, लंबी जड़ है। फिर उसके बाद ये मिट्टी के कण है, इस मिट्टी के कण में क्या भरा है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पाइप है, आपको पता है कि जाइलम में एक जड़, मतलब जड़ में एक पाइप होती है, पाइप जैसे संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम जल का या वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर। तो आप इसको यहां समझो, एक मैं डायग्राम यहां बता रहा हूं, आप उसको समझो, इस तरीके से आप समझ जाओगे कि आखिर ये पानी कैसे चढ़ता है पेड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइलम वाला पाइप हो गया, ये रूट्स हो गया, ये जड़ है। अब यहाँ क्या है, मिट्टी के कण है। ठीक, अब अगर मिट्टी जो है इस पाइप में, अगर इस पाइप में अगर मिट्टी के कण चले गए, देखो ध्यान से, अब फिर इधर क्या है हमारी, ये पत्तियां हो जाएगी। तो पत्तियों में पानी कैसे जाएगा, आप देखो, जैसे मान लो ये पाइप है, अगर इस पाइप में मिट्टी से पानी इधर जाएगा, सिर्फ पानी इधर जाएगा, तब तो कोई बात नहीं, पानी चढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन पानी चढ़ेगा कैसे, पानी चढ़ेगा कैसे, इस बात को देखो। ये जैसे पत्ती है, दिन के समय क्या होगा, सनलाइट आएगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ये यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ का गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद ये पानी सारा का सारा क्या होगा, ये जो वाटर है, ये वाटर जो है क्या बनेगा, वाटर वेपर बन जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा। और जब इस एरिया का पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, यहाँ वाला पानी खिसक के यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाला एरिया खाली हो जाएगा, तो यहाँ जो पानी होगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर ये एरिया खाली हो जाएगा, तो यहाँ का पानी क्या होगा, यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी खाली हो जाएगा, तो ये पानी जो है यहाँ आ जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो अब ये देखो जमीन के नीचे आ गए यहाँ पे। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जो मिट्टी है उसमें पानी मिला हुआ, तो ऐसा थोड़े कि पानी अलग अलग रहता है, मिट्टी अलग रहता है। ये मिट्टी के कण है, इसी में पानी भरा है,
लेकिन ये जो आपकी रूट है, ये जो जड़ है, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जड़ के चारों तरफ ये जो है पानी को खींच लेगा, मतलब इसके अंदर ऐसे होल पाए जाते हैं, सिर्फ पानी को अंदर जाने देगा और कुछ मिनरल्स या खनिज को अंदर जाने देगा। बहुत आराम से इस बात को समझना है कि ये पानी जो है सिर्फ जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हर जड़ के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बोलते हैं सेमी परमिएबल, जो केवल पानी को अंदर जाने देगा या कुछ मिनरल्स या खनिज को अंदर जाने देगा। सॉयल पार्टिकल या मिट्टी के जो कण है उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो ध्यान से समझने की बात है, पानी को ही जाने देगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली जो केवल पानी और खनिज लवण को जाने देता है, मिट्टी को जाने नहीं देता। तो इधर लगातार इधर से पानी चढ़ता रहेगा और पानी चढ़ चढ़ के पेड़ में पहुंचता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया, तो यहाँ प्रेशर पैदा हो गया, तो वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। इस घटना को हम कहते हैं क्या है? इस घटना को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की घटना या वाष्पोत्सर्जन की घटना क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की घटना पत्तियों में होती है, और ये दिन के समय ज्यादा होता है, रात में कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। गर्मी में वाष्पोत्सर्जन का रेट सबसे ज्यादा होता है, बारिश में कम हो जाता है, सर्दी में कम हो जाता है। इस तरीके से पानी हमारा जो है चढ़ता है। तो जड़ क्या काम करती है? जड़ तो इतने सारे काम कर रहे हैं, 5 भंडारण करने का काम, स्टोरेज करने का काम लेकिन इसका मेन जो काम आपने देखा कि पानी को कैसे चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ प्रेशर पैदा होता है, यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, और ये धीरे 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 एक प्रेशर बनेगा और पानी धीरे धीरे चढ़ता रहेगा। आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में पानी ज्यादा भाप बन के उड़ जाता है, तो इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन का रेट गर्मी के दिन में क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से पानी ज्यादा निकल रहा है और यहाँ से पानी जो है कम जा रहा है, तो दिन के समय पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है और पेड़ जो है लटक जाता है। अगर छोटा पेड़ है तो देखते होंगे दिन के समय वो मुरझा जाता है, लेकिन जैसे शाम होती है, रात आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे फिर अपने उस पे स्थिति में आ जाते हैं। तो जितना पानी है यहाँ से निकाल रहा है, अगर उतने पानी यहाँ से फिर जाएगा लगातार, तो वो पेड़ सूखेगा नहीं, पेड़ में झुर्रियां नहीं पड़ेंगे, पेड़ मुरझाएगा नहीं। लेकिन अगर पानी ज्यादा निकल गया, पानी नीचे से कम आएगा, तो कुछ समय के लिए क्या होगा? पेड़ मुरझा जाएगा। अगर ऐसा लंबे समय तक हो गया तो फिर पेड़ जो है सूख भी जाता है। तो ये इसलिए सूख जाता है क्योंकि पानी लगातार निकलता रहता है। तो आप ये समझो कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, ये पेड़ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बोलेंगे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर होगा नहीं तो पानी नहीं चढ़ेगा, खनिज लवण या मिनरल्स नहीं जाएंगे पेड़ में। तो पेड़ में पानी की सप्लाई के लिए ट्रांसपिरेशन का रेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो पानी ज्यादा निकल जाएगा, जिससे पेड़ क्या होगा? सूख भी सकता है। तो इस वजह से ये क्या है? एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और एक तरीके से क्या है? थोड़ा खराब भी है। तो ये हमारे जो है कार्य हो गए रूट्स के, कि जड़ें क्या क्या काम करती हैं। अब हम इसमें देखते हैं आगे कि एक और जड़ होती है जिसे बोलते हैं पैरासाइटिक रूट्स, या इसे बोलते हैं परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ें या पैरासाइटिक रूट्स। तो पैरासाइटिक रूट्स कहाँ देखने को मिलती है? ये देखना, आपने कस्कूटा का नाम सुना होगा। पैरासाइट पैरासाइटिक रूट्स, कस्कूटा जिसे हम अमरबेल बोलते हैं। तो अमरबेल पेड़ों पर देखा होगा, ये इसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल जिसको हम कहते हैं कस्कूटा। ये होता कैसा है? पीले रंग का धागा होता है,
ये जैसे मान लो पेड़ है हमारा, ये पेड़ है, इसकी ये जड़ें हैं और ये इसकी शाखाएं हैं। तो अगर मान लीजिए ये इसके पत्ते हैं और आपको पता है कि इसमें बहुत सारे पाइप वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम या फ्लोएम। तो फ्लोएम से भोजन की सप्लाई होती है, जाइलम से जो है पानी की सप्लाई होती है पत्तियों में या पेड़ में। तो ये क्या काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा बाहर की तरफ फ्लोएम। बाहर सबसे होता है फ्लोएम, उसके अंदर होता है जाइलम। तो ये पाइप हो गए। अब आपने क्या किया, ये कसकूटा ले आए। कसकूटा क्या होता है, इस तरीके का ऐसा धागा होता है पीला पीला, आपने पेड़ों पर देखा होगा। ये कसकूटा क्या करेगा, इसको चारों तरफ से ऐसे लपेट लेगा और लपेटने के बाद क्या होगा, पूरे पेड़ पर ऐसे ऐसे पीला 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 पूरा लिपट जाएगा ऐसे। तो करेगा क्या, अपने अंदर से बहुत सारे इसमें जड़ें पैदा कर लेगा। ये देखो, अगर यहाँ से ये जड़ पैदा किया तो जड़ पैदा करने के बाद क्या होगा, ये जाइलम से जल ले लेगा और फ्लोएम से भोजन ले लेगा और ये अपनी ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या काम करता है, अमरबेल पूरे पेड़ पर धीरे 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 छा जाएगा और उस पेड़ का जितना भोजन है, पानी है, मिनरल से सब कुछ ले लेगा और वो पेड़ धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। तो ये ऐसी जड़ें जो दूसरे पेड़ पर जिंदा रहती हैं, दूसरे पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइटिक जड़ें। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, अमरबेल या जिसे हम कसकूटा कहते हैं। तो कसकूटा में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो ऐसे ऑप्शन में आता है, तो उसको आप ध्यान रखना। तो एक सवाल है आपका, इन कसकूटा विच टाइप ऑफ रूट्स, विच टाइप ऑफ रूट्स, किस टाइप की जड़ें होती हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ें। दूसरा है टैप रूट या इसे मूसला जड़ कहते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें। तो सांस लेने वाली जड़ें तो अभी आपने किया है कि सांस लेने वाली जड़ें कहाँ पाई जाती हैं। और चौथा है हमारा पैरासाइटिक रूट्स या परजीवी जड़ें। तो पैरासाइटिक रूट या परजीवी जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती है, कसकूटा या अमरबेल में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ध्यान रखना है कि पैरासाइटिक रूट और किस तरीके होते हैं वो आपने देख लिया। अगर आप इसको चाहे कि निकाल ले, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी दो चार शाखाओं पर होता है, या उसको किसी भी विधि द्वारा उसको हम खींच के बाहर कर दें पेड़ से, तो भी वो जाएगा नहीं। कारण क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के हॉस्टोरिया नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हॉस्टोरिया को बोलते हैं चूसकांग। मतलब ये अपने अंदर इस तरीके के ऐसे चूसकांग पैदा कर लेते हैं जो पूरी तरीके से जाइलम फ्लोएम में घुस जाएंगे। अगर मान लो आप किसी तरह इसको हटा भी दोगे अगर पेड़ से, ये हम कसकूटा हटा दें, तो ये जो आपका यहाँ पर ये हॉस्टोरियम यहाँ पड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा और धीरे धीरे फिर जो है अमरबेल इसी पर फिर आ जाएगा। इसका मतलब इस पेड़ को पूरी तरीके से खत्म भी करने का काम करते हैं। तो ऐसी जड़ें कहाँ पाई जाती है, किसी भी पेड़ पर पाई जाती है और दूसरे पेड़ों का जीवन खत्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे वह पैरासाइटिक या परजीवी जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई ज्यादातर जड़ों के बारे में। तो अब हम इसके बात करते हैं स्टेम या तने की बात करते हैं कि तना क्या काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये रूट्स खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, चूंकि मॉर्फोलॉजी में कर रहे थे हम, स्टेम, रूट्स और लीव्स और फ्लावर, तीन चार की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टेम। तो अगर हम किसी भी प्लांट के किसी भाग को अगर हम देख लें तो पता कैसे करेंगे कि वो स्टेम है या रूट्स है। तो यहाँ देखिए आप, बहुत सारे आपको स्टेम दिख रहे हैं, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब जड़ है। तो चूंकि ये सब क्या है, जमीन के नीचे पाए जाते हैं। तो पहले आप देखो यहाँ पर जिसे लिखा है, यहाँ लिखा है राइजोम। तो राइजोम जो होते हैं वो रूट जैसे होते हैं। राइजोम जो होते हैं, राइजोम जड़ नहीं होते हैं।
लेकिन कैसे होते हैं? रूट लाइक होते हैं, जड़ की तरह होते हैं, जड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपका अदरक है। तो देखिए आप, अदरक जो है इस तरीके का होता है ऐसे, फिर इसमें कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं, और ये है आपका टिपिकल एक तरीके का लीफ यहाँ से निकल आती है, और ये एडवेंटिटियस रूट्स है यहाँ पर। मतलब एक तो रूट होता है जो आपका टैप रूट होता है, जो सीधा बीज के अंकुरण के ठीक बाद बनेगा, लेकिन ये एडवेंटिटियस रूट होता है जो कहीं भी निकल सकता है, वो रियल रूट्स नहीं होता है, मतलब प्राइमरी रूट्स नहीं है। तो ये आपका है अदरक, जिसको बोलते हैं आप राइजोम। तो अदरक देख लो, घुइयां या अरबी देख लो, वो भी रूट्स नहीं है, वो भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा ये ट्यूबर। ट्यूबर बोलते हैं, या ऐसा किसमें देखने को मिलता है? आलू में। ठीक है। तो आलू जो है जड़ नहीं है, आलू क्या है? एक तरीके का स्टेम है, लेकिन ये क्या कहाँ मिलता है? ये जमीन में मिलता है, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए आप यहाँ पर, ये आलू है, उसके बाद यहाँ पर बीच बीच में क्या पाई जाती है? आई या आंखें पाई जाती हैं, जिसे अखुआ भी बोलते हैं। जमीन के नीचे काट के लगा देते हैं तो इसका अंकुरण हो जाता है, और ये फिर बाद में फिर ये नया आलू बना देता है। तो यहाँ से देखिए ये निकला हुआ है, ये छोटा आलू का एक टुकड़ा है ये। ठीक है। इससे क्या निकलेगा? छोटा सा एक रूट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और फिर ये जमीन में जाकर के क्या होगा? ऐसे फैल जाएगा, और फैलने के बाद क्या होगा? इसमें स्टार्च जमा होता चला जाएगा, और फिर धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है आपका आलू बन जाएगा। तो एक आधे आलू से क्या होता है? बहुत सारे आलू तैयार हो जाते हैं। तो ये किस में आता है? ट्यूबर में आता है, जिसे हम कंद बोलते हैं, कंद। ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्यूबर या आलू। फिर आपका आता है इसमें जैसे रनर, आपने पुदीना वगैरह देखा होगा, तो पुदीना में भी क्या है? पुदीना का पौधा इतना मजबूत नहीं होता है कि उसका स्टेम सीधा अपने आप खड़ा रह ले, तो वो रनर कहे जाते हैं। पुदीना हो गया, या कोई ऐसे मटर का पौधा होता है, वो भी जमीन में इस तरीके से रेंगता है, और जगह जगह पर बीच बीच में क्या होता है? यहाँ पर ये रूट्स आ जाती हैं। तो ये होते हैं रनर। और ये आपका देखो बल्ब, बल्ब का मतलब क्या है? बल्ब को हम बोलते हैं सल्क। ये होता है लहसुन और प्याज में। तो प्याज भी क्या है? प्याज एक प्रकार की जड़ नहीं है, प्याज क्या है? एक प्रकार का स्टेम है। देखिए ये लिखा है स्टेम, ये है स्टेम। और प्याज में होता क्या है कि जैसे मान लो अगर इसकी नर्सरी या इसका एक छोटा पौधा इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे 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 इस पर एक लेयर ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर ऐसे आती जाती है, और ये धीरे 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 बड़ा हो जाता है। यहाँ छोटी सी रूट्स आ जाती हैं, और ये सारी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ऐसे फ्यूज होकर के ऊपर चली जाती हैं। बाद में जब प्याज की फसल आपकी तैयार हो जाती है, ये जो है क्या होती है? ये सूख के अलग कर दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है, और जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्याज। प्याज को साइंस में क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ठीक है। कॉर्न, ये है कॉर्न। कॉर्न को अब आप कैसे बोलोगे? ये हमारा एक, जिसे एक सब्जी खाते हैं उसको बोलते हैं सूरन। सूरन जो है एक टाइप का क्या है? ये स्टेम है, या जिसे घुइयां या अरबी कहते हैं। तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी जड़ नहीं है। तो कॉर्न हो गया, ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल होता है, ये होता है मटर में। मटर को देखा होगा आपने कि मटर में ये पौधा होता है, इसे धीरे धीरे इसमें स्टेम बनता है, फिर इसका जब लोड बढ़ने लगता है, तो ये अपने आप को संभालने के लिए ऐसे फिर अपने आप इस तरीके से इसमें इस तरीके से स्प्रिंग जैसे आ जाते हैं, और इसके आसपास जो मिलेगा उसी में ये लिपट जाते हैं, जिससे पूरे पौधे को ये सपोर्ट देने का काम करते हैं, और ये चलता रहता है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्टेम। तो एक अब टाइप्स पढ़ते हैं स्टेम्स के। ये तो अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में भी पाए जाते हैं। तो हवा वाले स्टेम या हवा से कम वाले स्टेम, उसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वाला क्या है? ये जो हमारा है, ये जो है इसमें
ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें आप लिख दो आप अंडरग्राउंड स्टेम, जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। दूसरा है सब एरियल स्टेम। सब एरियल का मतलब होता है आधा हवा में होता है, आधा वो जमीन में होते हैं। और तीसरा क्या है, एरियल स्टेम, जिसे हम वायवीय तना कहते हैं। ये पूरी तरीके से हवा में होते हैं और इन्हें किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे तने जो कमजोर होते हैं वो थोड़ा हवा में रहते हैं, थोड़ा किसी और का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो एरियल स्टेम है, इनको किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, इतने मजबूत होते हैं कि इनको बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एरियल स्टेम में कैसे आते हैं, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, इनमें जो स्टेम है वो हमेशा सब एयर में होते हैं। अमरूद हो गया, ये जो पेड़ होते हैं हमारे अमरूद, और किसी भी पेड़ को ले लीजिए, बबूल ले लीजिए, बबूल का पेड़ है, तो इनमें जो स्टेम है वो सब एयर में पाए जाते हैं। तो ये इनको किसी चीज के सपोर्ट या सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो है एरियल स्टेम। फिर दूसरा है सब एरियल स्टेम, मतलब आधा जमीन में होते हैं, अपना सपोर्ट लेते हैं, आधा जो है किसी और से सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे इसमें आता है खीरा, खीरे का पौधा होता है वो सीधा खड़ा नहीं होता है। ककड़ी, ककड़ी का भी ऐसे होता है। कद्दू, जिसे हम घिया कहते हैं, कद्दू में भी जो तना होता है वो भी जो है आपका सब एरियल है। लौकी, लौकी में भी ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जिस तरह के पौधे हैं जिसमें शाखाएं बहुत मजबूत नहीं होते लेकिन लोड होता है, तो आधा किसी और से सपोर्ट लेते हैं, आधा खुद ये रहते हैं। तीसरे नंबर का आता है अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि हमने अभी इसके पहले बताया आपको। ये है अदरक, ये है आपका पोटैटो या आलू कहते हैं, ये आपका क्या है, अनियन है या प्याज है, और ये है आपका कोलोकैसिया। कोलोकैसिया को जिसे हम बोलते हैं अरवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अरवी या इसे घुइयां भी बोलते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये इसके सारे सारे जो है स्टेम में आते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेम देखते हैं। अब इसके स्टेम के कार्य देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्टेम या तने के कार्य। तो तने के कार्य, तो पहला कार्य ये है फंक्शन, कि ये पौधे को सपोर्ट देता है, सहायता देता है। ठीक है, क्या देता है, सपोर्ट देने का काम करता है ये। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक। दूसरा, इसी तने में इसी तने में जाइलम और फ्लोएम नाम के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भोजन एवं पानी भोजन एवं पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तने में इसी तने में फ्लावर्स लगे होते हैं, पुष्प लगे होते हैं, लीव्स या पत्तियां लगे होते हैं। तो इसको भी ये क्या काम करते हैं, लीव्स, पत्ते या तने को भी ये क्या काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक। चौथी बात ये है कि इनकी विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या है इनकी, तो तनों के विशेषताएं लिखी। तो तना दो तरीके का होता है, एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। तो मोनोकॉट या डाइकॉट में फर्क यह है कि मोनोकॉट वाले तने ज्यादातर एक बीज पत्री कहे जाते हैं, डाइकॉट वालों को द्विबीज पत्री कहे जाते हैं। वो अभी हम जब बीज वाला सेक्शन करेंगे तो वहां पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तने के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम या तने की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता ये है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ। इट ऑलवेज मूव्स
मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते हैं, कुछ को छोड़ करके। जैसे आपने देखा ना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये जो है जमीन के नीचे होते हैं, बाकी जितने तने होते हैं ये सब जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर क्यों जाते हैं, किधर क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ऊपर क्या है, आपको सनलाइट मिलती है। सनलाइट मिलती है तो सनलाइट को हम क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं। और फोटो की तरफ जब इनका मूवमेंट होता है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। अब सनलाइट ऊपर होता है, स्टेम भी ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसके लिए एक नया शब्द आता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जड़ें हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं इसलिए वो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म होते हैं। पौधे हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसका मतलब जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर ही अगर तना जाएगा तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट होता है, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट करना होता है, गति करना होता है। तो इस तरीके से ये धनात्मक 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 प्रकाश सानुवर्ती होता है। धनात्मक प्रकाश सानुवर्ती, इसका मतलब लाइट की तरफ ये जाते हैं। ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन तना कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ काम करता है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए। तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, निगेटिव निगेटिव जियोट्रोपिज्म। निगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो इस बात को टेक्निकल मीनिंग है, इसको थोड़ा आप समझेंगे हल्का सा। फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट ऊपर होता है तो तना भी ऊपर जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ बल लगता है लेकिन ये ऊपर की तरफ जाता है तो निगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ये काम करती हैं, इसलिए इसको हम नेगेटिव या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हो गए, इसकी विशेषताएं हो गए और इसका कार्य हो गया। तो अब इसमें बात करते हैं कुछ और जनरल बातें। तो यहां तक हम लोगों ने जड़ देखा, तना देखा, जड़ के टाइप्स देखा, जड़ के कार्य देखा, जड़ की विशेषताएं देखा। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की जड़ पाई जाती है, रूट्स पाए जाते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप के तने पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको अच्छा लगेगा और इसे आप देखिए, और इसमें अगर कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो उसे आप हमें बताने का कष्ट करें। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।